दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो बीपीएससी जीरो के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, कहता कि डोंट गो नियर द लेक, द गार्ड वार्न द चिल्ड्रेन, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए डोंट लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, यानी दी गार्ड वार्न दी चिल्ड्रेन नोट टू गो नियर दी लेक। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको थर्ड। नेक्स्ट, डोंट लगा है तो नोट टू में चेंज करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है मीरा रोट दिस नोवेल, सेलेक्ट दी। देखिए यहाँ पे जो है करा है कि सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फ्लोइंग सेंटेंसेस विच कैन बी रिटेन इन द प्लेस ऑफ दिस सेंटेंस। तो दो का हो जाएगा दूसरा। देखिए मीरा रोट दिस नोवेल, यानी दिस नोवेल वॉज रिटेन बाय मीरा। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे भी टू लगा है तो वॉज में चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि ही सेड टू हर हैज़ योर ब्रदर इन्वाइटेड यू, दिस सेंटेंस कैन आल्सो बी रिटेन एज। तो थ्री का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ही आस्क्ड हर। ठीक है, ही आस्क्ड हर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कोमा इफ में चेंज होगा। तो ही आस्क्ड हर इफ हर ब्रदर हैड इन्वाइटेड हर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए कहता है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज डिलीजेंट। तो यहाँ पे जो है सिमिलर मीनिंग खोजना है तो चार का हो जाएगा आपको डिलीजेंट, यानी हार्ड वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो डिलीजेंट एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है उद्यमी, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, केयरफुल। कहता कि विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ जेन्युइन। तो जेन्युइन का अपोजिट क्या होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा तीसरा ऑप्शन, यानी आर्टिफिशियल। तो देखिए आर्टिफिशियल एडजेक्टिव है, मतलब होता है नकली, कृत्रिम, फेक, बोगस। ठीक है, इमिशन। जेन्युइन जो है एडजेक्टिव है, इसका होता है वास्तविक, असली। ठीक है, तो वास्तविक, असली, ओरिजिनल। ठीक है, ऑनेस्ट, प्योर, ये सब हो गया। इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आर्टिफिशियल। नेक्स्ट, डाउटर इज फॉर सन डॉट डॉट इज फॉर अंकल। तो सिक्स का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा डाउटर इज फॉर सन, तो आंट इज फॉर अंकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए फेमनिन ऑफ अंकल इज आंट। ठीक है, एज डाउटर इज फेमनिन ऑफ सन। नेक्स्ट है अ डिजीज डेट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, एपिडेमिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सेवन का, तो अ डिजीज डेट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, इसको बोलते हैं एपेडमिक। ठीक है, एकेडमिक मतलब होता है शैक्षिक, यानी रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप। एपेडमिक मतलब होता है महामारी, यानी अ डिजीज डेट इफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी और रीजन। और एंडेमिक मतलब होता है स्थानिक, समथिंग डेट बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर रीजन, पीपल। पेंडेमिक मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी, एंड एपिडेमिक डेट हैज स्प्रेड ओवर मेनी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट, नोबडी डॉट डॉट व्हेन ही विल लीव द हाउस, करेक्ट सप्लाई करेक्ट टेंस। तो 8 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, नोज। तो नोबडी नोज व्हेन ही विल लीव द हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नोज, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग यहाँ पे होगा, नोबडी प्रोनाउन है, मतलब कोई नहीं। नेक्स्ट 9 देखिए, नोबडी नोज व्हेन ही विल। अब यहाँ पे देखिए कहता कि कवि को काल दृष्टा का युग दृष्टा कहा जाता है। आज 21वीं सदी के पूर्वार्ध में भी हम जाति पाति वर्ण भेद वर्ग भेद से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। उसी की मैली कुचली रुग्ण हो चुकी परंपरा के पोषक बने हुए हैं। इन सब के खतरों से महाकवि कबीर भली भांति जो है परिचित खतरों से महाकवि कबीर भली भांति परिचित थे। वह जानते थे कि ये वही बुराइयां हैं जो समाज को दीमक की तरह खोखला करने को आतुर है, और संकट को पहचानते हुए वह एक रास्ता सुझा रहे थे जिस पर चलकर हम मनुष्यता
हम मनुष्यता की उस जो भावाभूमि को जो प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पर जाति पाति छोटा बड़ा ऊंच नीच कर्मकांड सभी खत्म हो जाते हैं और जो इंसानियत ही बची रहती है। मानव मात्र का एक ही धर्म बचा रहता है, इंसानियत। मानवता के इसी समाज की कल्पना कबीर कर रहे थे। फिर आतुर का अर्थ है, तो 9 में क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा उतावला। आतुर का अर्थ है उतावला। नेक्स्ट देखिए, कहता है गद्यांश में कवि का वर्णन है, तो यहाँ पे है कबीरदास। ठीक है, गद्यांश में कबीरदास का वर्णन है। नेक्स्ट है कि गद्यांश में प्रयुक्त धर्म का आशय, तो ये है कर्तव्य। नेक्स्ट देखिए, कहता है दिए गए इस शब्द युग्म का सही शब्द, तो इंदु। तो इंदु मतलब होता है चंद्रमा। यूपरम शब्द और शुगर, इंदु मतलब चंद्रमा। इंदूर मतलब होता है आपको चूहा। इंदूर मतलब चूहा, इंदु मतलब चंद्रमा, इंदूर मतलब चूहा। तीसरा ऑप्शन। फिर देखिए, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए, जिन पंक्ति में जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार है। 13 का होगा तीसरा, यानी अंत्यानुप्रास अलंकार। क्या है, तो अंत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, जैसे देखिए, दुखी बना मंजू मना ब्रजांगना। 14 देखिए, कहता है सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। 14 का एक गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो वह शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण गंध दोष रंग रूप आदि का बोध होता है उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे लाल, सच्चे, झूठे, नया, पुराना, ठीक है, मासिक, दोपहर आदि। देखिए, कहता तू डाल डाल में पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। 15 का होगा तीसरा, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ठीक है, तू डाल डाल में पात पात, लोकोक्ति का अर्थ है एक से बढ़कर दूसरा चालाक। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि झेप खाना। झेप खाना, तो झेप खाना इसका अर्थ हो जाएगा आपको लजा जाना। ठीक है, झेप खाना अर्थ है लजा जाना। नेक्स्ट, फिर है कि नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है। दूसरा ऑप्शन, नयन प्लस अभिराम। नयनाभिराम, नयन प्लस अभिराम, नयनाभिराम, नयन प्लस अभिराम। 18 नंबर है कि यथास्थान शब्द में कौन सा समास है। तो तीसरा ऑप्शन, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद का जो प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद की प्रधानता होती है। जैसे यथा, भर, आ आदि। उदाहरण, यथास्थान, भरपेट, आजन, आजीव। यह अव्ययी भाव समास। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो 19 का हो जाएगा दूसरा, यानी निषेध वाचक वाक्य। ठीक है, तो जिन शब्दों से वाक्य में मना करने का बोध होता है ऐसे वाक्यों को निषेध वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पुस्तकालय में शोर मचाना मना है। 20 नंबर। फिर है कोमल का विलोम शब्द। कोमल का विलोम शब्द तो होगा तीसरा, कठोर। तो कोमल का विलोम होगा कठोर। विमल का विलोम होगा मलिन। मल का होगा विमल। कुटिल का विलोम सरल। नेक्स्ट, कहता है घ ग ड ट त। ठीक है, ये जो है आधा घ आधा ग आधा ड आधा ट आधा त, इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं। 21 में देखिए 3 यानी 2। ठीक है, तो अघोष वह ध्वनियाँ होती हैं जिनमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता है। जैसे क, ख, छ, छ, त, थ, ट, प, प, फ। ठीक है, तो अघोष वह ध्वनियाँ होती हैं जिनमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता है। जैसे क हो गया, ख हो गया, च हो गया, छ हो गया, त हो गया, थ हो गया, ट हो गया, ठ हो गया, प हो गया, फ हो गया। तो इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पे देखें, इसमें तो एक आपको जो है प फ ग, ठीक है, ख यहाँ पे क ख, ठीक है, च छ न ट ठ प फ, यानी यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट देखिए,
करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? करुणामय शब्द में मैं प्रत्यय है। ठीक है, करुणामय में मैं प्रत्यय है। कहता जो कहा न जा सके इस वाक्यांश के लिए सही शब्द 23 का होगा तीसरा, यानी अकथनीय। जो कहा न जा सके उसके लिए सही शब्द है अकथनीय। 24 नंबर है यथासंभव दूसरों की मदद करो। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? 24 का फर्स्ट रीतिवाचक। तो देखो यहाँ पे जो हो जाएगा ऐसी अविकारी शब्द जो हमें क्रिय होने की रीति या विधि के बारे में बताता है, वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण जो है यथासंभव, ठीक है, दूसरों की मदद करो, यहाँ रीतिवाचक। ठीक है, तो ऐसे अविकारी शब्द जो हमें जो क्रिया होने की रीति या विधि के बारे में बताता है, यथासंभव रीतिवाचक। नेक्स्ट है कि तारे आकाश में चमक रहे हैं। इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 25 का तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जब कोई शब्द हमें किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं तो ऐसे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जैसे अंदर, बाहर, छत पर, पेड़ पर, दूर, मैदान में, खेलना, सोना, गिरना आदि। उदाहरण जैसे तारे आकाश में चमक रहे हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ है। तो यहाँ पे यदि देखें 26 का होगा फर्स्ट पर्यावरण। तो देखिए पर्यावरण यानी परि प्लस आ। ठीक है, पर्यावरण शब्द में परि प्लस आ उपसर्ग से बना है। ठीक है, पर्यावरण होगा परि प्लस आ प्लस वरण, परि प्लस आ प्लस वरण यानी पर्यावरण। ठीक है, परि प्लस आ प्लस वरण। नेक्स्ट नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो फर्स्ट हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो देखिए बहुब्रीहि जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। नेक्स्ट फिर कहता है कि कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है? तो तीसरा ऑप्शन चाबी। तो ताल शब्द का अर्थ है झील, तार, तार का वृक्ष, संगीत का ताल। नेक्स्ट कहता कि आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत जो किस प्रकार का विशेषण है? 29 का होगा दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे आज मुझे बहुत काम है। कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से जो है सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। 30 का होगा तीसरा, यानी वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। तो सरल वाक्य में एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है। उदाहरण वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। ठीक है, तो सरल वाक्य में एक ही क्रिया, ठीक है, सरल वाक्य में एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, जैसे वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।